इस मिस्टीरियस कहानी की शुरुआत होती है केट नाम की एक लेडी को दिखाते हुए जो अपने बेटे जेसी को लेकर अपने मॉम एंड डैड के घर पर जा रही। केट के मॉम एंड डैड का नाम जेक और बोनी होता है, जो कि शहर से दूर फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच रहा करते थे। अब इतने साल बीत जाने के बाद केट आखिरकार अपने बेटे जेसी को उनके ग्रैंड पेरेंट के पास लेकर जा रही थी। जेसी को तो अपने ग्रैंडफादर जेक के साथ शिकार करना बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ दूसरी तरफ फार्म हाउस में जेक और बोनी अपनी बेटी और अपने ग्रैंडसन का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर के अंदर वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं। जेक और बोनी अपने ग्रैंडसन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब तो जेक ने जल्द से जल्द जेसी को कह दिया कि हमें तैयार होना है और निकलना है शिकार के लिए। तो इसीलिए केट उन सभी के लिए खाना बनाने लगी ताकि वो बीच रास्ते में खा सके। सारी चीजें एकदम नॉर्मल तरीके से चल रही थी, लेकिन जेक को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं कि इस बार अगर वो फॉरेस्ट में जाएंगी तो वापस लौट कर नहीं आने वाले। फॉरेस्ट में कोई मिस्टीरियस चीज मौजूद है जिसका उन्होंने कभी अंदाजा ही नहीं किया होगा। अब जेक यहाँ पर अपने ग्रैंडसन जेसी के साथ सारे सामान पैक करके निकल पड़ता है फॉरेस्ट के अंदर शिकार करने के लिए। वो सभी हिरन का शिकार करने वाले थे। जेक ये सारी चीजें बहुत पहले से करता आया है और उसे इस जगह के बारे में पता है कि ये उतनी खतरनाक नहीं है। थोड़ी दूर पर आने के बाद वो दोनों एक कोने में चले गए और वहाँ से जेसी एक हिरन को देख पा रहा था। जेक ने तो अब अपने ग्रैंडसन जेसी को कहा कि तुम उसके पर निशाना लगाओ। जेसी के हाथ में जो बंदूक मौजूद थी उससे वो सीधा निशाना लगाता है उस हिरन के ऊपर, जो एकदम करेक्ट लगा था और हिरन एकदम घायल हो गया। जेक अपने ग्रैंडसन के इस निशाने से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है। वो दोनों तो अब हिरन की डेड बॉडी को देखने चले गए जो थोड़ी दूरी पर थी। अब लगातार आगे बढ़ने पर जेसी को थोड़ी सी भूख लग जाती है। वो अपनी मदर द्वारा दिया गया सैंडविच निकालता है और उसे खाने लगा, लेकिन जेक को उस हिरन को ढूंढना था, इसीलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता ही जाता। जेसी तो अपने ग्रैंडफादर से थोड़ा सा पीछे रह गया था। अब जैसे यहाँ पर सैंडविच तो खा रहा होता है, लेकिन उसे झाड़ियों के बीच में से कुछ आवाजें आने लगी। जेसी को लग रहा था कि ये कोई छोटा मोटा जानवर होगा, इसीलिए वो अपना थोड़ा सा सैंडविच निकालकर उसकी तरफ ऑफर करने लगा। बट उन झाड़ियों में जो भी जानवर था वो इस चीज को देखकर एकदम डर के भाग गया। अब यहाँ से जेसी और जेक अलग हो चुके थे। जेक तो अपनी बंदूक लेकर उस हिरन के पास पहुँचता है क्योंकि वो घायल होकर भाग सकता था। एक मोमेंट पर वहाँ पहुँचते ही उसे हिरन मिल गया और वो तुरंत ही उसे गोली मार देता है। बट जेक एकदम चौंक गया क्योंकि पीछे उसकी जेसी मौजूद ही नहीं था। वो उससे कहीं दूर चला गया होता है, इसीलिए अब जेक एकदम परेशान होकर अपने ग्रैंडसन को चारों तरफ ढूंढने लगा। अब जेक यहाँ जब पीछे वाले रास्ते पर आता है तो उसने देखा कि उसके ग्रैंडसन का बैग और बंदूक मौजूद है, बट वो कहीं भी नहीं मिल रहा। इस बात से जेक को बहुत ज्यादा टेंशन आने लगी क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर कोई भी जानवर उसे मिल सकते हैं जो कि जेसी को हानि पहुँचाने में ज्यादा देरी नहीं करेंगे। इसीलिए अब जेक सारी चीजें छोड़कर सबसे पहले जेसी को ढूंढता है। यहाँ जेसी तो उसी अजीब तरीके की आवाज को फॉलो करते हुए फॉरेस्ट में जा रहा था। ट्रेवल करते दौरान उसके रास्ते में एक अजीब सा स्ट्रक्चर आता है। दरअसल ये कुछ सीढ़ियाँ थी जो अजीब तरीके के फॉरेस्ट के बीचों बीच होती हैं। ताज्जुब की बात ये थी कि वहाँ ना तो कोई घर था और ना ही टूटा फूटा मकान। फिर ये अजीब तरीके की सीढ़ियाँ यहाँ पर क्या कर रही हैं? इनकी कंडीशन भी एकदम से नॉर्मल थी, जैसे कि ये अभी अभी बनाई गई हैं। अब इन्हीं चीजों के बारे में जानने के लिए जेसी थोड़ा और उसके पास चला जाता है। ये सारी चीजें थोड़ी सी डरावनी भी लग रही थी। अब अचानक जेसी नोटिस करता है कि उस सीढ़ियों के ठीक पीछे कोई तो मौजूद है। वो यहाँ से वहाँ भाग रहा है जैसे कि वो अट्रैक्ट करना चाहता हो जेसी को अपनी तरफ। जेसी तो उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर भी देखता है और उसके पीछे भी चला जाता है आवाज सुनकर। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक हमें कुछ हाथ दिखाई दिए जिसने कि जेसी को पकड़कर अंदर खींच लिया। वहाँ उसके ग्रैंडफादर जेक को जेसी के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए वो भागते हुए उस जगह पर जाने लगे। थोड़ी देर के अंदर जेक भी उस सीढ़ियों के पास पहुंच जाता है। अब जेक देख रहा था कि उसका ग्रैंडसन कहाँ पर गया, पर पता चलता है कि वो तो सीढ़ियों के पीछे से चिल्लाने की आवाज निकाल रहा है और कोई चीज उसे अंदर खींच रही है। जेक तुरंत ही उसे बचाने के लिए वहाँ पर गया और अपने बंदूक से फायर करने लगा, बट वहाँ पर जो भी अनजान चीज थी उसने जेसी के साथ साथ जेक को भी अंदर खींच लिया होता है। यानी अब दोनों ही उस जगह से मिसिंग हो चुके हैं, बहुत ही अनजान रीजन की वजह से। उन दोनों का तो इस मोमेंट के बाद कुछ पता नहीं चला था, यानी वो मिसिंग हो चुके होते हैं और अब धीरे धीरे कई साल बीतते चले गए। इसी फॉरेस्ट माउंटेन के ऊपर कई सारे ट्रेवलर्स ट्रेकिंग के लिए आया करते थे। अब हमें जॉश और निक नाम के दो टूरिस्ट दिखाए जाते हैं जो कि उसी माउंटेन के ऊपर ट्रेकिंग करने के लिए आए थे। वो सब तो अपने सामान इकट्ठा करके पास ही वाले शॉप में कुछ और प्रोडक्ट लेने के लिए चले जाते हैं। जॉश और निक अपने कुछ और दोस्तों के भी साथ आए थे जो यहाँ पहुँचने वाले होते हैं। उनका मेन काम था कि एंजॉय करना और बहुत अच्छे तरीके से इस माउंटेन की ट्रेकिंग करना। अब जैसे जॉश और निक उस जगह पर पहुँचते हैं तो वहाँ के एक शॉपकीपर से उनकी कुछ बातचीत होने लगी। शॉपकीपर ने साफ उन्हें कह दिया कि इस फॉरेस्ट में रेड मून के टाइम पर नहीं जाना चाहिए,
यहाँ कितने लोग बहुत मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुके हैं। अब जॉश तो इन चीजों को एकदम इग्नोर कर रहा था, लेकिन निक देखता है वहाँ कई सारे लोगों की मिसिंग पोस्टर्स लगे हुए हैं, यानी कहीं न कहीं ये चीजें रियल हो सकती हैं। पर अब वो सब तो प्लान बना चुके थे, इस तरीके से कैंसिल नहीं किया जा सकता। जॉश और निक तो अब सारे दिए गए सामान लेकर निकल पड़ते हैं अपने दूसरी लोकेशन की तरफ। थोड़ी ही देर में उनके दो दोस्त आ जाते हैं जिनका नाम जॉर्डन और रेबेका था। वो दोनों बहुत ही अच्छे कपल होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका एक बहुत ही नाकारा दोस्त जिसका नाम डिग होता है वो भी आ चुका था। उन सभी को डिग पसंद नहीं होता क्योंकि वो किसी भी चीज को सीरियस लेता ही नहीं था। यही बातें अब लोगों को इरिटेट करने लगी थी, लेकिन डिग अब आ चुका था तो उसे वापस नहीं भेजा जा सकता। इसीलिए सारे दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे। अब उनका ये माउंटेन ट्रेकिंग का मजा चालू हो चुका था, जो कि लगातार फॉरेस्ट के एरिया से ऊपर जा रहे थे। इन सभी को भी अभी कुछ नहीं अंदाजा कि आगे चलकर इनके साथ कौन सी बुरी घटनाएं होने वाली हैं। अब उन सभी को चलते हुए कुछ घंटे बीत चुके थे। सभी बहुत ज्यादा थक भी गए होते हैं, पर रेबेका ने बताया कि हमारा स्पॉट अभी भी दूर है। यहाँ निक बहुत ज्यादा थक चुका था क्योंकि उसका सामान भारी होता है। उसने तो सभी को रुक कर थोड़ा आराम करने के लिए कहा, बट अब डिग निक को कहने लगा कि तुम्हें अपना बैग खाली करना होगा। सभी उसका जब बैग चेक कर रहे थे तो निक ने बहुत ही एक्स्ट्रा सामान भर के रख दिया था। डिग तो उसका मजाक भी उड़ा रहा था और यही डिसाइड होता है कि अनवांटेड सामान वो नीचे रख दे। इससे बैकपैक ज्यादा भारी नहीं रहेगा और वो आराम से ट्रेवल कर पाएगा। जॉश तो इन सारी चीजों में निक की मदद कर रहा था। सभी लोग बहुत थक गए थे, पर वो एक्साइटेड भी होते हैं माउंटेन के एकदम टॉप पर पहुंचने के लिए। अब तो निक का बैग ज्यादा भारी भी नहीं था, तो वो आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ने पर उन्हें एक छोटा सा हट दिखाई दिया। ये हट बहुत अजीब तरीके से बनाया गया था और अंदर जाने पर भी कोई वहाँ पर मौजूद नहीं होता। वहाँ जितनी भी लेडीज थी सभी को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता, इसीलिए वो लोग यहाँ पर नहीं रुकते और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन सभी लोगों में रेबेका सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। उसे इन अनजान जगहों पर एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता था, बट फिलहाल के लिए रेबेका बहुत ज्यादा थक जाती है और एक जगह पर बैठकर पानी पीने लगती है। इन्हीं चीजों की वजह से बाकी लोग थोड़ा आगे निकल चुके थे। रेबेका को तो थोड़ा सा चक्कर भी आ रहा था क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं होता। उसे ट्रेवलिंग के टाइम पे यूजुअली ज्यादा भूख नहीं लगती। अब यहाँ पर जब रेबेका एक पेड़ के नीचे बैठकर पानी पी रही होती है तो उसकी तरफ हमें कोई लेडी चलते हुए आते दिखाई दी। वो अनजान सी लेडी जब एकदम रेबेका के क्लोज आती है तो उसके पैर एकदम से घिनौने थे। रेबेका जब धीरे से ऊपर देख रही थी तो उसका चेहरा भी काफी डरावना होता है। वो तो जोर से रेबेका के ऊपर झपट्टा मारने ही वाली थी, बट रेबेका ने तुरंत ही चिल्लाया अपने साथियों की मदद के लिए। पर रेबेका के सभी साथी थोड़ा सा आगे निकल चुके थे। रेबेका उस लेडी से एकदम डरी हुई होती है और थोड़ा सा पीछे की तरफ हो जाती है। जब तक रेबेका अपने कंट्रोल में आती तब तक वो अनजान सी लेडी वहाँ से जा चुकी थी। रेबेका सारे सामान को लेकर अपने दोस्तों को ढूंढने लगी होती है। अब वो अचानक उसी हट के पास पहुँच गई जहाँ से वो लोग गुजरे थे, पर उसके अंदर देखने पर पता चलता है कि वही अनजान सी लेडी उसमें मौजूद है जो रेबेका को डरा रही है चिल्लाकर। रेबेका काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है और इतना जोर से चिल्लाती है कि इस बार उसके दोस्तों ने रेबेका की आवाज सुन ली थी। सभी रेबेका के पास उसकी मदद करने के लिए आने लगे। रेबेका की ऐसी हालत देखकर सभी एकदम चौंक गए। वो बहुत रो रही थी और यही कहती है कि उस जगह पर एक अनजान सी लेडी है और उसने तो मुझ पर हमला करने की भी कोशिश की। ये बातें सुनने के बाद बाकी लोग ज्यादा बिलीव नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि रेबेका काफी कमजोर फील कर रही है, इसीलिए उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। डिक तो इन सारी चीजों में रेबेका का मजाक भी उड़ाता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। सभी लोग रेबेका की मदद करते हैं चलने के लिए। अब थोड़ा आगे बढ़ने पर पता चला कि डिक गायब हो चुका है। डिक कहीं भी मिल नहीं रहा था और उसके सिर्फ कपड़े ही वहाँ पर पड़े हुए थे। सभी एकदम चौंक गए और डिक को आवाज देने लगे, पर यहाँ तो वो नाकारा डिक पानी में मौजूद होता है जो मजे कर रहा था। उसे लगता है कि वो काफी कूल है और इस तरीके से सभी को हंसा देगा, बट वो बाकी लोगों को डिसअपॉइंट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा था। लेकिन डिक जब यहाँ पर पानी से बाहर निकलता है तो पता चला कि उसकी बॉडी से कई सारी लीचेस चिपक चुकी हैं। वो एकदम से परेशान हो गया और चिल्लाने लगा। बाकी लोग उसकी मदद करते हैं और लीचेस को निकालते हैं उसकी बॉडी से। शायद इसके बाद डिक कहीं भी अकेले नहीं जाएगा। अब सारे लोग अपने ट्रेकिंग पर ध्यान देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। वो सारे लोग तो अब थोड़ा सा घबराए हुए थे क्योंकि रेबेका का बिहेवियर एकदम से चेंज होता है, लेकिन उन सभी को अपनी ट्रेकिंग कंप्लीट करनी थी तो आगे बढ़ना ही होगा। अब जब वो सभी उस रास्ते से थोड़ा और आगे की तरफ जाते हैं तो उन्हें एक आदमी दिखाई दिया। ये आदमी बहुत अजीब तरीके से कुछ तो एक्टिंग कर रहा था। उसके ठीक सामने कोई और नहीं बल्कि वही लेडी होती है जिसने रेबेका के ऊपर हमला किया था। वो लेडी बैठकर कुछ तो कर रही होती है। सभी लोग साइड से देख रहे थे कि आखिर उस जगह पर हो क्या रहा है, और वो अनजान आदमी जिसने की सूट पहना हुआ था वो तो उस लेडी से कुछ तो रिक्वेस्ट करके बातें कर रहा होता है। पास जाने पर वो सारे के सारे शौक रह गए क्योंकि उस आदमी के सर पर गहरी चोट लगी हुई थी और वो उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा था। उस पागल सी लेडी के हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है जो उसके साथ कुछ तो रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। वो तो उस छोटे बच्चे को कुछ न कुछ तो कर रही थी।
रेबेका, जॉर्डन और सारी लेडीज इन चीजों को देखकर एकदम से डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब बाकी सारे लोग उस आदमी से जाकर पूछते हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, तो वो एकदम से पागल हो गया। उसके हाथ में एक गन भी मौजूद थी, जिससे कि वो उन सभी पर पॉइंट कर दे रहा था। अब बात इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि वो आदमी नहीं चाहता कि ये सारे लोग इस जगह पर मौजूद हों, इसीलिए उसने तुरंत ही बंदूक उठाई और बाकी लोगों पर फायर करने के बजाय खुद को ही मार दिया। पर इससे डराने वाली बात ये होती है कि उस आदमी को कुछ भी नहीं हुआ था, वो अभी भी खड़ा था और एकदम नॉर्मल बिहेव करता है। अब इन आवाजों को सुनकर वही पागल लेडी खड़ी हो जाती है और अपने हाथ में लिए हुए बच्चे को दिखाती है। सभी वहाँ से अब डर कर भागने लगे थे, क्योंकि ये बच्चा कोई इंसानी बच्चा नहीं था, बल्कि ये तो एक अजीब तरीके का क्रिएचर बच्चा होता है जो बहुत ही खौफनाक लग रहा था। उस अनजान से आदमी ने तो बंदूक उन सभी की तरफ कर दिया, जिससे वो अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। पीछे से वो लगातार उन्हें डराने के लिए शूट करता जा रहा था, पर बात ये निकल कर आती है कि उस आदमी ने उन्हें मारा क्यों नहीं। उसके पास चांस था कि वो उनमें से एक एक को खत्म कर दे। जैसे लग रहा होता है कि वो आदमी और पागल औरत किसी चीज की सुरक्षा कर रहे हैं। जॉश, निक और ये सारे लोग अपनी जान बचाकर दूसरी तरफ जा रहे थे और अब शायद उनके दिमाग से ट्रेकिंग का भूत उतर चुका होगा। निक के कुछ बैकपैक वहीं पर गिर जाते हैं, पर फिलहाल वो अपनी जान बचा रहे हैं। काफी दूर वाले रास्ते पर आने के बाद वो थोड़ा बैठकर रिलैक्स करते हैं। अब तो उन सभी को ये था कि किसी भी तरीके से यहाँ से निकलो, हमें अब कोई भी ट्रेकिंग नहीं करनी और अपनी जान बचानी है। निक और जॉर्ज भी यही राय दे रहे थे कि हमें अब ये कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ये फॉरेस्ट वियर्ड से भी वियर्ड होता जा रहा है। बट जॉर्डन नाम की एक लेडी बताने वाली थी कि अगर हम अब निकलना स्टार्ट करेंगे तो काफी देर हो जाएगी, क्योंकि अब रात का समय आ चुका है और यहाँ अंधेरा हो जाएगा और रात के टाइम पर ट्रेवल करना बहुत खतरनाक हो सकता था। निक इस मोमेंट पर काफी पैनिक होने लगा, क्योंकि वो पहले से ही डरा हुआ था। वो तो सभी को यहाँ से जल्द चलने के लिए कहता है, लेकिन उन्हें समझ चुका था कि उन्हें रात यहीं गुजारनी है। ऊपर से वो सब फॉरेस्ट के काफी अंदर आ चुके थे, तो यहाँ से मदद मांगना तो बहुत मुश्किल हो सकता है। सुबह होने के बाद ही वो कुछ कांटेक्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। जॉर्ज तो निक को अच्छी तरीके से संभाल रहा था और उसे आश्वासन देता है कि हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब यहाँ रात का समय हो चुका था और उन लोगों ने अपने टेंट बिछाना स्टार्ट कर दिया। सभी लोग जगे हुए थे और एक एक करके पहरा दे रहे होते, बट यहाँ डिक तो एकदम केयरलेस होता है। उसने तो एक ड्रिंक निकाली, जिससे कि वो पीते हुए काफी नशे में था। उसे कुछ सोच ही नहीं होता कि वो फॉरेस्ट में मौजूद है और अभी अभी उन्होंने काफी वियर्ड चीजें देखी हैं। जॉर्ज बैठकर बेचारा पहरा दे रहा था और जिसे जिसे नींद आती है उसे सोने के लिए कह देता है। डिग यहाँ पर सीधा चला गया अपने टेंट के अंदर आराम करने के लिए। अब धीरे धीरे सभी लोग ऐसे ही सोते जा रहे थे और मिडनाइट का समय आ चुका था। अचानक अब हमें दिखाया गया कि डिग का टेंट कोई खोल रहा है और अब जो भी वहाँ था वो उसका पैर पकड़कर खींचने लगा। डिग तो अपने ही इमेजिनेशन में खोया हुआ था और उन सपनों में वो खुद को और जॉर्डन को पास आते हुए देखता है। पर धीरे धीरे जब डिग को चोट लगने लगी तो वो एकदम से अपने सपनों में से उठ गया। जब वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने एक खतरनाक क्रिएचर था। उस क्रिएचर के नुकीले दांत और नुकीले नाखून होते हैं, जिसने तुरंत ही डिग पर बुरी तरीके से हमला करना स्टार्ट कर दिया। डिग तो जोर जोर से चिल्लाता है और अपनी मदद की मांग करता है। बाकी सारे लोग भी डिग की इस आवाज को सुन लेते हैं और उसकी तरफ जाने लगते हैं मदद करने के लिए। जॉश और निक सबसे पहले उस जगह पर पहुंचे। वहाँ पर उन्हें डिग का टेंट और उसके जूते मिलते हैं, लेकिन डिग कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सारी लेडीज इन चीजों को देखकर काफी पैनिक हो गई, क्योंकि उस जगह पर खून भी मौजूद थे। जॉर्डन को लग रहा होता है कि शायद ये किसी जंगली जानवर का काम हो सकता है, बट वो जंगली जानवर किस टाइप का था ये उन्हें अंदाजा नहीं। रेबेका उन सभी को बताने लगी कि हमें दूसरी तरफ भागना चाहिए, जिससे हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। बट जॉश ने ये कह दिया कि हम डिग को लिए बिना नहीं जाएंगे, हमें डिग को किसी भी हालत में ढूंढना होगा। रेबेका जो इस पूरे ट्रिप की ऑर्गेनाइजर थी, उसने तो मैप लाना भी भूल गई, यानी वो अच्छी तरीके से डायरेक्शन भी नहीं देख सकती कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ पर है। अब जॉश और बाकी सारे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं डिग को ढूंढने के लिए। अब झाड़ियों के बीच अचानक उन्हें कुछ रोशनी दिखाई दी। उसी रोशनी को जब वो फॉलो करते हैं तो वो खुली जगह पर आ गए। सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि उनके बीचों बीच वही सीढ़ियाँ मौजूद थी जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाई गई होती हैं। सीढ़ियों के साइड में तो लैंप्स लगाए गए थे जो रोशनी प्रदान कर रहे होते हैं। बट ये अनजान चीजें फॉरेस्ट के बीचों बीच क्या कर रही हैं और किसने ये किया, ये सब अनजान था। सभी अब धीरे धीरे उन्हीं सीढ़ियों के पास जाकर देखने लगे। यहाँ जॉश और निक जब उन सीढ़ियों की जांच पड़ताल कर रहे थे, तभी उन्हें पीछे से एक दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे के अंदर से कुछ तो आवाजें आ रही होती हैं, इसीलिए जॉश और निक ने डिसाइड किया कि वो अंदर जाएंगे। दरवाजा ओपन करते ही जॉश ने जैसे ही कदम रखा तो वो नीचे गिर जाता है। उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी थी और वो घायल हो चुका था। निक भी अब यहाँ जॉश की मदद करने के लिए नीचे आ गया। वो दोनों किसी भी तरीके से खड़े होते हैं और ये नोटिस करते हैं कि उस जगह पर एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, बट ये कैसे पॉसिबल है उन्हें नहीं समझ रहा था। जब वो कुछ आवाजें सुनते हुए उसके पास जाने लगे तो पता चला कि वहाँ पर एक बच्चा है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि जैसे ही था जो कई सालों पहले गायब हो चुका होता है।
जैसे तो अब बार बार यही दोहराता रहता है कि तुम सब यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मेरी तरह हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। इस जगह के दरवाजे तो अपने आप ही बदलते रहते हैं। पर जॉस कॉन्फिडेंट था कि मुझे दरवाजा पता है। अब अचानक उस जगह पर कुछ और आवाजें आने लगी और अब अगले मोमेंट में जॉश और निक के सामने वही क्रिएचर आ गया जिसने ये कुछ समय पहले डिक की जान ली थी। उसे देखते ही सभी लोग भागने लगे दरवाजे की तरफ। जॉश तो निक और जेसी को सबसे पहले ऊपर जाने के लिए कहता है, बट वो जब खुद ऊपर आ रहा था तो उस क्रिएचर ने जॉश को पकड़कर मार दिया। निक चाहते हुए भी अपने भाई को नहीं बचा पाता, उसे जेसी के साथ बाहर निकलना ही पड़ता है। रेबेका, जॉर्डन और बाकी लोग निक को यहाँ से भागने के लिए कह रहे थे, पर निक तो एकदम से सदमे में चला गया था अपने भाई की मौत के बाद। इनफैक्ट अब तो वो खतरनाक क्रिएचर दरवाजा तोड़कर बाहर आता है। निक भी अब बाकियों के साथ वहाँ से कहीं दूर जाने लगा। थोड़ी देर तक भागते हुए निक अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है जहाँ कई सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। ये सारी डेड बॉडीज उन लोगों की होती हैं जिसे कि उन क्रिएचर ने मारा था। इनफैक्ट वहाँ पर तो डिक की भी डेड बॉडी थी। निक तो काफी चिल्लाने लगा जिससे बाकी लोग उसे लोकेट कर लेते हैं और एक जगह पर इकट्ठा होकर यहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं। जॉर्डन को तो एक वैन दिखाई थी जिसमें वो सभी को बुलाने लगी थी। जब एक एक करके सभी उसके अंदर पहुंच रहे थे तो रेबेका को अचानक उसी क्रिएचर ने पकड़ लिया था। निक तो रेबेका को बचाने की कोशिश भी करता है, बट उसमें वो नाकामयाब हो गया। जल्द से जल्द उन्होंने वैन का वो दरवाजा बंद कर दिया था। उस जगह पर तो वो छोटा बच्चा जेसी भी मौजूद था। निक एकदम से बहुत ही गिल्टी फील कर रहा होता है क्योंकि वो जॉश को बचा सकता था, बट ये चीज इतनी जल्दी हुई कि वो कुछ कर ही नहीं पाया। जेसी तो अब यहाँ अपने बारे में कुछ बताने लगा कि कैसे वो कई साल पहले इसके अंदर फंस चुका था। अब यहाँ सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये होती है कि निक भी पहचान लिया था जेसी को, क्योंकि 25 इयर्स पहले उसकी भी क्लासमेट जिसका नाम जेसी था वो गायब हो चुका होता है और कहीं न कहीं उसकी शक्ल इसकी जैसी मिल रही थी, यानी यही उसका सालों पुराना वाला जेसी है। जेसी ने कहा कि जब वो इस दरवाजे के अंदर गया तब वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाया और देखने से ऐसा लगता है कि जेसी ने टाइम ट्रेवल किया हो या फिर उसके लिए टाइम बहुत ही स्लो बीत रहा था और इसी वजह से उसकी उम्र आज तक बढ़ी ही नहीं। जेसी तो उस क्रिएचर से डरता रहता, इसीलिए उसने दरवाजे तक आने की कभी कोशिश ही नहीं की, बट उन सभी को यहाँ से निकलना होगा किसी भी हालत में। जॉर्डन तो अब निक के साथ एक प्लान बनाती है और उन्हें एक गन भी मिल गई थी। क्रिएचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बाद जॉर्डन लगातार उस पर फायर करने लगी, बट उन गोलियों का मानो उस क्रिएचर पर कुछ असर ही ना पड़ रहा। उसने जॉर्डन को बुरी तरीके से पकड़ा और मारने लगी। निक तो और ज्यादा डर जाता है, इसीलिए उसने वैन का दरवाजा बंद कर लिया और एकदम से पैनिक होने लगा। अब तक तो उसके सारे दोस्त मारे जा चुके हैं। निक किसी भी तरीके से वो अपने मरे हुए दोस्तों का बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने अपने डर को मिटा दिया और एक गैसोलीन का सिलेंडर लेकर उसके पास चला जाता। निक ने वो सिलेंडर दूर फेंका और उस क्रिएचर को आकर्षित करने लगा। क्रिएचर जैसे ही सिलेंडर के पास पहुंचता है तभी निक ने वहां आग लगा दी। अचानक वहां ब्लास्ट होने की वजह से क्रिएचर पूरा जलने लगा था। वो तो चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ निक जब जेसी के साथ उस सीढ़ी वाले रास्ते पर आया तो देखा कि वो भी जल रहा है, यानी शायद अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अगले दिन पुलिस ऑफिसर्स के वहाँ आने पर उन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है और इवन जेसी की मदर को भी बुला लिया गया था। जेसी की मदर काफी बड़ी हो चुकी थी और उसका बेटा वैसे का वैसा ही था, बट वो उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। निक से भी पूछताछ की गई और उसे छोड़ दिया गया, बट इस मोमेंट के बाद निक और जेसी एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। उनके पास एक ऐसी अजीब सी पहेली थी जो आज तक सुलझ नहीं पाई है और हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।